गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संदीप चौरसिया जालंधर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन 28/7/2025 को जारी हुआ है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो फ्रेंड्स, आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और ऑनलाइन फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है। तो आइए वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष या महिला शाखा परीक्षा 2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 है। इसमें इस फार्म को भरने से पहले आप लोगों को OTR करना पड़ेगा। पहला नंबर कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इस फार्म को भरने से पहले OTR नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। बी नंबर पे कह रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट इतने पर से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें OTR से संबंधित बताया गया है। तो फार्म भरने से पहले आप लोग को OTR करना पड़ेगा और OTR जब करेंगे उसके 72 घंटे बाद आप लोग फार्म को भरेंगे। 72 घंटे से पहले फार्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए OTR पहले करना अति आवश्यक है। तो ये सब OTR से संबंधित बातें इसमें बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना, यह विज्ञापन आयोग की वेबसाइट इतने पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में OTR बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इतने अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें, यानी OTR करने के बाद ही ऑनलाइन आप लोग जो करेंगे फार्म का वो मान्य माना जाएगा, OTR के पहले नहीं। ये बात इसमें बताई गई है। आगे क्या कहा गया है इसमें देखा जाए। यहाँ पे प्रथम चरण में दे रहा है, अप्लाई क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष OTR प्रदर्शित होगा तथा ऑथेंटिक विथ OTR पर क्लिक करने के उपरांत हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को एस अथवा नो पर टिक करना होगा। यानी इसमें ये बात है कि आप लोग फार्म भरेंगे तो OTR अगर एस करके आगे बढ़ेंगे तो OTR नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद ही फार्म भर पाएंगे। और अगर आप लोग OTR नहीं किए हैं तो वहाँ पर ये नीचे दे रहा है कि नो पर टिक करके पश्चात गो बटन पर क्लिक करना होता है। यानी नो करेंगे तो आप लोग को पहले OTR करना पड़ेगा, उसके बाद से 72 घंटे बाद फार्म ऑनलाइन करना है। इस बातों को इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। द्वितीय चरण में है, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेशन डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को संबंधित आयोजित पद के सापेक्ष एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सहित अस्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से संबंधित अधिमानी अर्हताएँ भी प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गई प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कॉलम में एस या नो विकल्प का चुनाव करना होगा। ये सभी बातें इसमें दी हुई है, आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं। पूरी बातें पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, यहाँ नोट में क्या दिया है इसको देख लिया जाए।
शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें। तो यही सब बातें इसमें कहा गया है। विशेष अनुदेश में क्या कहा गया है, इसको आइए पढ़ते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रीमिलेयर नाम पर पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें जो भी आप लोग भरिएगा अच्छे से भरिएगा, क्योंकि गलत भरेंगे तो इसको मान्य नहीं माना जाएगा। तो ये सभी इसमें आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे देखा जाए क्या बताया जा रहा है इस नोटिफिकेशन में। ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें और दी गई है। हाँ, यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क दिया गया है। आवेदन शुल्क में इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रथम द्वितीय चरण की कार्यवाही करने के पश्चात तृतीय चरण में तीसरे निर्देशों के अनुसार श्रीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। तो परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे आप लोग पूरी बातें दी हुई है। तो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना शुल्क है? परीक्षा शुल्क 100 रुपया और ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपया, इन टोटल 125 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को परीक्षा शुल्क 40 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, टोटल 65 रुपये लगेगा। दिव्यांगजनों को परीक्षा शुल्क 0 है, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया, यानी टोटल 25 रुपया दिव्यांगजनों को लगेगा। भूतपूर्व सैनिक को परीक्षा शुल्क 40 रुपया, ऑनलाइन फीस 25 रुपया, टोटल 65 रुपया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी को अपने मूल श्रेणी के अनुसार ही लगेगा। वो किस में आते हैं उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेगा। आगे क्या बताया जा रहा है ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, रिक्तियों की संख्या के बारे में दिया गया है। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या के बारे में बताया गया है। वर्तमान में सहायक अध्यापकों प्रशिक्षित स्नातक श्रेणियों पुरुष या महिला परीक्षा 2025 के अंतर्गत चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 7,466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4,860 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियाँ और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ 81 हैं। विषयवार आरक्षण रिक्तियों तथा दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। नोट में क्या दे रहा है, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। तो जितने भी पोस्ट पर भर्तियाँ आई हुई हैं, इनमें स्पष्ट रूप से नोटिस में कहा गया है कि घट भी सकती है या बढ़ भी सकती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि घटेगी नहीं, बढ़ेगी अवश्य। पद की प्रकृति में समूह ग अराजपत्रित वेतनमान 44,900 से लेकर 1,42,400 वेतन, 400 ग्रेड वेतन, 4600 लेवल 7 के अंतर्गत भर्ती है। 5वां नंबर पर दे रहा है आरक्षण के बारे में। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों या उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से इसमें समझ जाइए कि जो भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी के हिसाब से उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी जितने राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जितने राज्य हैं उन सभी राज्य से अगर कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के LT ग्रेड शिक्षा भर्ती में अगर आवेदन करते हैं
तो वो सभी यहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे, उन सभी को आरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ये सभी आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखा जाए कोई इम्पोर्टेंट बातें दी हुई है, इसको देखा जाए। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है। 8वां पॉइंट पर शैक्षिक अर्हताएँ विषयवार, यानी कॉम्बिनेशन जो बात होता है या शैक्षिक अर्हताएँ क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका इसमें सब्जेक्ट हिंदी को बताया गया है। हिंदी से जितने भी फॉर्म डालने वाले हैं उन सभी की अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ क्या है। तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानवित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण। स्नातक में हिंदी होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यानी ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत में इंटरमीडिएट में संस्कृत होगा, तो ही आप लोग हिंदी विषय से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए क्या दिया है, भारत में विविध द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, और दूसरा भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स से शिक्षा स्नातक B.Ed की उपाधि, यानी B.Ed भी चाहिए। B.Ed तो अनिवार्य कर ही दिया है। इस भर्ती में टेट CTET नहीं चाहिए, क्योंकि यह LT ग्रेड की भर्ती है और इसमें जो टेट CTET होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है, अपर प्राइमरी लेवल का, तो उसको इसमें पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन B.Ed चाहिए। तो B.Ed आप लोग का होना अति आवश्यक है। आगे देखा जाए 3rd नंबर पर दिया है गणित। तो गणित के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि, यानी गणित का एक विषय के रूप में गणित विषय स्नातक होना चाहिए। साथ ही भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स से स्नातक B.Ed भी चाहिए। विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए विज्ञान वालों के लिए, और जबकि B.Ed होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान SST से, देखिए SST से काफ़ी लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है कि कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, तो इसके बारे में आइए बताते हैं। SST यानी सामाजिक विज्ञान, SST इसको बोला जाता है। तो SST वालों के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से क्या इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से ग्रेजुएशन में कोई 2 विषय होना चाहिए, यानी जो भी 4 विषय बताया गया है इसमें से कोई 2 विषय अगर ग्रेजुएशन में है तो आप लोग SST का फॉर्म भर सकते हैं। मगर अगर इन 4 विषयों में से कोई एक ही विषय है और कोई एक विषय से सिंगल सब्जेक्ट से IGNOU या ओपन यूनिवर्सिटी से एक विषय से ग्रेजुएशन कोई किया है तो वो भी SST से फॉर्म भर सकता है। इसके साथ ही B.Ed की डिग्री भी चाहिए। 12वां नंबर पे वाणिज्य, सहायक अध्यापक पुरुष या महिला वाणिज्य में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, साथ ही B.Ed होना चाहिए। 13 नंबर पर दे रहा है शारीरिक शिक्षा के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और इसके साथ B.Ed। फिर गृह विज्ञान के लिए दे रहा है, इसमें एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक, यानी गृह विज्ञान के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ B.Ed होना चाहिए। 15 नंबर पर दे रहा है
कृषि उद्यान कर्म के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसमें चाहिए आपका कृषि उद्यान कर्म से स्नातक प्लस बीएड। नोट में दे रहा है सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल पुरुष शाखा के लिए ही है। यानी कृषि या उद्यान कर्म में जो भी फार्म डालना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ पुरुष वर्ग ही डाल सकते हैं, महिलाओं के लिए किसी प्रकार का कोई पद नहीं है। ये नोट में दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने पहला प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत पदों हेतु, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखा जाए आयु सीमा के बारे में, यहाँ पे छूट के बारे में दिया गया है। 9 नंबर पे आयु सीमा में देखा जाए, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले हुआ हो तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, यानी जो दिव्यांगजन हैं उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष तक रहेगा, वो भी फार्म को भर सकते हैं। अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। 2 जुलाई 1970 के बाद का जन्म होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट, तो ये लोग आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। आगे देखा जाए, इम्पोर्टेंट बातें कहीं दी हुई है तो उसको देख लिया जाए। इधर उतना इम्पोर्टेंट है, ये सब आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। आगे देखा जाए इसमें, हाँ यहाँ पे देखिए, ये 15 नंबर पे जो दिया है, ये जो दिया है 15 नंबर पे, इसको देखना जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम दक्षता कितना माना गया, 35%। कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जाएंगे। यानी जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, उन सभी को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम आएगा तो उन लोगों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, देखिए जो एलटी ग्रेड का परीक्षा है ये 2 चरणों में होगा। पहला प्री, दूसरा मुख्य, यानी प्रीलिम्स और मेन परीक्षा। तो दोनों परीक्षा में कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है एससी और एसटी को, जबकि इसके अलावा अन्य जितने भी ओबीसी हैं, जनरल हैं या अन्य जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सभी को कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। आरक्षित 16 नंबर पर दिया है, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों या अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ या रियायत न लिया गया हो। तो ये सभी आप लोग इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे इसमें क्या दिया हुआ है,
और इसमें अब आगे आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो दिया है एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती आई है, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा होगा और दूसरा मुख्य परीक्षा होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा यानी बहुविकल्पीय परीक्षा। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 150, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय से 120 प्रश्न। टोटल कितना हो जाएंगे, 150 प्रश्न। कुल अंक कितना रहेगा, 300, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समय कितना रहेगा यहाँ पे, 2 घंटे का। यानी जो यह प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसमें कुल 1 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें जीएस के 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक वैकल्पिक यानी जो भी आप मुख्य विषय लेंगे उसमें 120 प्रश्न पूछा जाएगा। 120 प्रश्न और 30 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न हो जा रहा है। यानी इसमें 30 प्रश्न जीएस का आएगा और जिस विषय से आप लोग भरेंगे उस विषय से 120 प्रश्न आएगा। कुल 150 प्रश्न हो जाएगा और कुल कितने अंक, तो 300 अंक, यानी 150 प्रश्न और 300 अंक। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। समय कितने समय का होगा यह परीक्षा, तो 2 घंटे का होगा। यहाँ पे नोट में क्या दे रहा है, उपर्युक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित होंगे। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, इसमें जो सफल होगा उसी को मेंस के एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलेगा। अब द्वितीय चरण में जो होगा वो मुख्य परीक्षा होगा। वैकल्पिक मुख्य विषय, यानी जो आप वैकल्पिक मुख्य विषय के रूप में लेंगे उसी विषय के यहाँ पे क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा, जिसको मेंस के नाम से जाना जाता है। और इस प्रश्न ये जो परीक्षा होगा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये पूरा लिखित होगा, लिखित एग्ज़ाम होगा। इसमें आप लोग को लिखना पड़ेगा और लिखने का मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो लिखने से जो बच रहे थे अब उन लोग को इससे दूर नहीं होना पड़ेगा। अब उन लोग को लिखना ज़रूरी है। अब पढ़िए तो गहन अध्ययन करिए, लिख कर पढ़िए, मेहनत करिए, तब जा कर के आप लोग सफल होंगे। तो मुख्य परीक्षा जो होगा इसमें प्रश्न पत्र 1 होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगा, 10-10 करके। कुल अंक कितना होगा, 200। अब इसमें जो प्रश्नों की संख्या 20 है तो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 10, वो 10 अंक, वो 10 जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, तो 80 अंक का हो जाएगा। और फिर जो 10 अंक ये वाला है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक प्रश्न 12 अंक का होगा, तो यह 120 अंक का, यानी टोटल 200 अंक का हो जाएगा। 80 और 120 200 अंक का। समय अवधि कितना रहेगा, 3 घंटे का। एक बार पुनः फिर समझ लीजिए। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 20, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, तो 10 8 80 हो जाएगा। आज जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 होगा वो एक प्रश्न 12 अंक का होगा, तो 12 दाम 120 अंक, यानी टोटल 200 अंक हो जाएगा। यानी 80 120 200 अंक हो जाएगा। समय 3 घंटे का होगा। तो लिखित परीक्षा जो होगा द्वितीय चरण का जो मुख्य परीक्षा वो 3 घंटे का होगा। समय इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लिखना है और लिखने में समय लगता है, इसलिए इसमें समय को 3 घंटा रखा गया है।
अब परीक्षा योजना में उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत इस प्रकार है। तो इसको आगे देखिए, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें जितने प्रश्न दिए रहेंगे, टोटल कितना है 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न अनिवार्य है, 20 प्रश्न करना है आप लोगों को, तथा वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार इस प्रकार दिया है। खंड अ में देखिए, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न, इसको हम ऊपर बता चुके हैं लेकिन एक बार और आप लोग देख लीजिए। खंड अ में के अंतर्गत 10 प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके उत्तरों की संख्या 125 शब्द। खंड अ में आप लोग आएंगे तो इसमें 10 प्रश्न रहेगा, वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तरों की सीमा कितना देना है 125 शब्दों में। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक के होंगे, तो 10 क्वेश्चन आएगा तो 8 हमें 80 अंक का ही हो जा रहा है। खंड ब में आइए, इसके अंदर 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, यानी 12 दहा में 120, तो 120 अंक खंड ब में, 80 अंक खंड अ में, 120 और 80 टोटल 200 अंक का होगा। अब ये सब चीज़ यहाँ पे पुनः वही चीज़ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखा जाए क्या इम्पोर्टेंट दिया हुआ है जिसको हम लोग को, अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में दिया गया है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिलेबस को जानना अति आवश्यक है। सिलेबस को प्रिंट आउट करा लीजिए, रख लीजिए, आज टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए, एग्ज़ाम कन्फर्म है निकलेगा आपका। तो सिलेबस को जानना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं इसमें भूगोल के जो भी अभ्यर्थी हैं उन लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल पढ़ना है। भौतिक भूगोल में सौरमंडल परिचय, सौरमंडल का परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, कांट, लाप्लास, जेम्स एंड जेफ्रीज जीन्स सिद्धांत, पृथ्वी भ्रमण, चक्रण, झुकाव इत्यादि पढ़ना है। फिर स्थल मंडल पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ना है, जल मंडल पढ़ना है। इसके अलावा जैव मंडल, मानव भूगोल में के अर्थ एवं विषय क्षेत्र, हंटिंगटन एवं ब्रूस, मानव पर्यावरण, अर्थ अंतर संबंध, निश्चयवाद, संभववाद, ये सभी पढ़ना है। रुको और जाओ, निश्चयवाद कृपी टेलर का दिया हुआ है, ये सभी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। फिर मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, मानव का भूगोल, कृषि, ये सभी क्या है ज्योग्राफी का सिलेबस है। इतिहास वालों के लिए दिया है भारतीय प्राकृतिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, ये सभी आप लोग इतिहास वालों के लिए यहाँ पे दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस क्या क्या है। आगे यहाँ पे इतिहास वालों के लिए और भी है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मौर्य काल पढ़ना है, गुप्त वंश का राजनीति इतिहास पढ़ना है, चोल काल, विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास पढ़ना है, मुगल वंश, मध्यकालीन संस्कृति, ये सभी इतिहास वालों के लिए सिलेबस रहा है। जबकि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग विश्लेषण इत्यादि अर्थशास्त्र के लिए ये सिलेबस दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। नागरिक शास्त्र के लिए यहाँ से दिया है, राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक विचारक है, भारतीय शासन और राजनीति, ये सभी यहाँ पे दिखे। विज्ञान का यहाँ पे भौतिकी, सामान्य भौतिकी, यांत्रिकी, ये सभी दिया यहाँ पे। फिर से ऊष्मा पढ़ना है, तरंग एवं दोलन, प्रकाशिकी, विद्युत तथा चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, रसायन विज्ञान के लिए अभिकर्मक, ये सभी यहाँ पे रसायन विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जीव विज्ञान का गया, जंतु विज्ञान है, ये सभी आप लोग जीव विज्ञान वाले अपने सिलेबस को देख लेंगे। फिर आइए इधर देखा जाए, वनस्पति विज्ञान के लिए विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन,
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत जीवी, अनावृत बीजी जीवाश्म विज्ञान, आवृत बीजी वर्णिकी, आवृत बीजी यांत्रिकी, ये सभी सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। गणित के लिए बीज गणित, वास्तविक विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, कलन, ज्यामिति, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये गणित का सिलेबस रहा है। वाणिज्य के लिए लेखांकन, व्यवसाय संगठन तथा प्रबंधन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, मुद्रा बैंकिंग, सांख्यिकी, अंकेक्षण, लेखाशास्त्र इत्यादि सभी सिलेबस रहा है। इस सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। गृह विज्ञान के लिए सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, यूनिट वाइज करके, यूनिट 1, यूनिट 2, इसमें आप लोग का क्या क्या सिलेबस है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। गृह प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, गृह और परिवार, यूनिट 2 में, यूनिट 3, यूनिट 4 सभी यूनिट वाइज करके दिया है। आहार एवं पोषण के बारे में भी दिया है गृह विज्ञान के सिलेबस में, ये भी पढ़ना है। फिर मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, ये सभी गृह विज्ञान का ही सिलेबस है। वस्त्र एवं परिधान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, शोध एवं सांख्यिकी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सभी पढ़ना है आप लोग को, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संस्कृत वालों का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए। संस्कृत वालों का सिलेबस है। उर्दू वालों के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी हिंदी के अभ्यर्थी हैं वो अपना सिलेबस देख लें। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं पढ़ना है, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, ये सब हिंदी का सिलेबस रहा है। हिंदी का सिलेबस कुछ बड़ा नहीं दिया है, बस इतना है, ठीक है। अंग्रेजी का सिलेबस ये रहा है, अंग्रेजी वाले अपना देख लेंगे। फिर कृषि का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब एग्रीकल्चर का सिलेबस है। संगणक यानी कंप्यूटर वाला यहाँ पे सिलेबस दिया है कंप्यूटर का। डिजिटल तर्क और सर्किट और असतत गणितीय संरचनाएं दिया है। कंप्यूटर संगठन और वास्तुकला, डेटा संरचनाएं और कलन विधि, ये सब कंप्यूटर का सिलेबस है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रबंधन तंत्र, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब कंप्यूटर का सिलेबस है। इसको आप लोग वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं, या जैसे देखना हो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कला का सिलेबस यहाँ पे दिया है। संगीत का सिलेबस यहाँ पे दिया है। शारीरिक शिक्षा सिलेबस, ये सब ये सब सिलेबस आप लोग देख लीजिए। विशिष्ट शिक्षा ब्रेल लिपि का यहाँ पे दिया है सिलेबस। सांकेतिक भाषा का यहाँ पे दिया है। सब सिलेबस आप लोग को मैंने दिखा दिया अच्छे से। अब यहाँ पे विषयवार कितना कितना सीट है इसके बारे में दिया गया है। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक स्तरीय पुरुष महिला पद के रिक्तियों का विषयवार आरक्षणवार विषय विवरण, इसको आप लोग देख सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या, अनारक्षित, EWS, ये सभी आप लोग, अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगजन, ये सभी आप लोग का रिक्तियों का ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ अच्छे से। विषय का नाम कौन कौन सा है सब आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी है 568, रिक्त पदों की संख्या, अनारक्षित में 230, ऐसे आप लोग सब देख सकते हैं।
अंग्रेजी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, किस में कितना विषयवार पद है, इसको देख लीजिए आप सब। जीव विज्ञान, कला, संस्कृत, कुल कितने विषय हैं इसमें? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कला, संस्कृत, संगीत, उर्दू, गृह विज्ञान, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, कृषि, कंप्यूटर। तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं। सब पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से देख लीजिए आप लोग। विषयवार रिक्तियों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती LT ग्रेड का जो फुल नोटिफिकेशन आया था, मैं आप सभी को अच्छे से समझा दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही सटीक खबर प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।